किशोरी जी अखबार लेकर कुर्सी पर बैठे बैठे चाय की एक चुस्की लिए और तुरंत रुक गए। ये क्या चाय बनाई है? इसमें चाय पत्ती और शक्कर दोनों ही कम है, मज़ा नहीं आया, फिर से बनाकर लाओ। किशोरी जी ने कप आगे सरका दिया। राखी चुपचाप कप उठाकर ले गई और दूसरी चाय बनाकर ले आई। वैसे चाय अच्छी ही बनी थी, पर किशोरी जी की आदत है, वो दिन में 4-5 बार अपनी बहू को इसी तरह परेशान करते थे और नुक्स निकालते रहते थे। कभी अदरक कम है, कभी कहते कि चाय उबली नहीं है, कभी कहते कि दूध ज़्यादा है पानी कम, तो कभी कहते थे कि चाय अच्छे से उबाली ही नहीं। राखी कुछ महीने पहले ही शादी होकर आई थी। वो घर के खाने पीने का ढंग सीख रही थी, पर कभी तो कमी रह जाती थी और कभी कमी नहीं भी रहती थी तो जानबूझकर बताई जाती थी। सिर्फ किशोरी जी का ही नहीं, सबका यही हाल रहता है। घर में सास ससुर हो या देवर ननद, सबको राखी से शिकायत ही रहती है। राखी अपने मायके बड़े ही लाड़ प्यार से पली थी। माँ ने अच्छे संस्कार के साथ घर गृहस्थी चलाने के लिए भी गुण सिखाए थे, पर ससुराल में मायके की कहाँ चलती है। यहाँ तो ससुराल वालों के हिसाब से ही चलना होता है, फिर से सब कुछ नया सीखना होता है। राखी पढ़ाई में सामान्य थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मायके वालों ने चंदन के साथ शादी कर दी। राखी को बुके बनाने का बड़ा शौक़ था। वो सुंदर फूलों से बुके बनाया करती थी। उसकी ये कला पहले तो सबको पसंद आई, पर बाद में उसे घर गृहस्थी के कामों में ऐसा झोंक दिया गया कि वो कभी समय ही नहीं निकाल पाई। वो अपने शौक़ को जैसे भूल ही गई थी। ससुराल वालों का कहना था कि बहू को सिर्फ खाना बनाना और घर संभालना ही आना चाहिए। राखी ने कुछ समय के लिए अपने शौक़ को छोड़ दिया ताकि वो घर परिवार में अच्छे से रम सके। वो हर संभव कोशिश कर रही थी। एक दिन उसकी सास कविता जी ने अपने घर पर किट्टी रखी और राखी को क्या बनाना है उसकी लिस्ट थमा दी। राखी ने अपने हिसाब से जो अच्छा आता था बना दिया और कुछ यूट्यूब से देखकर बना दिया। पहली बार 15-16 लोगों के लिए इतना खाना बनाया था। कविता जी से खाना कितना बनाऊं ये अनुपात पूछा, पर कविता जी ने उसको बताया ही नहीं। उसकी मम्मी से पूछती, पर वो भी अपने मायके अपनी मम्मी की तबीयत पूछने गई थी, जो कि अस्पताल में भर्ती थी। राखी ने अपने हिसाब से सब बना दिया, पर छोले कम पड़ गए और बहुत ही ज़्यादा तीखे हो गए। पूड़ी का आटा बहुत ज़्यादा हो गया, रायता जल्दी ही ख़त्म हो गया और सूखी सब्ज़ी में तेल बहुत ज़्यादा हो गया। खीर पतली हो गई। सारे खाने में स्वाद भी कम था। किसी में मसाला ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया। ये देखकर कविता जी का पारा चढ़ गया और वो राखी पर गुस्सा हो गई। तेरी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया? तुम्हें ढंग से खाना बनाना तक नहीं आता है। बहू तो वो ही सुलक्षणा होती है जो रसोई अच्छे से संभाल ले। ना खाने में स्वाद है, ना ही मात्रा का अंदाज़ा है। शोर सुनकर कविता जी की कुछ सहेलियां रसोई में आ गई तो उन्होंने यही कहा कि मेरी बहू को तो कुछ भी नहीं आता है, और सिर पीटने लगी। सब ने समझाया और जैसे तैसे किट्टी हो गई। सब लोग वापस चली गई। राखी थोड़ी सी सहम सी गई थी। उसने पहली बार इतनी सारी रसोई बनाई थी, पर अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कितना बनाना है। रात को चंदन को बोली तो उनसे एक टूक जवाब दिया, ये रसोई और खाने की बातें मुझसे मत किया करो। मम्मी और तुम जानो, ये तुम सास और बहू के बीच की बात है, इसमें मुझको मत घसीटो। चंदन करवट लेकर सो गया। आज राखी को बहुत बुरा लग रहा था। उसके अपने पति को उसकी तकलीफ़ और आत्मसम्मान की जरा भी फिक्र नहीं थी। उसकी दिनचर्या ऐसे ही चल रही थी। एक दिन उसकी ननद विभा बोलती है, जो उसकी हम उम्र रही थी, भाभी आज मेरी सहेलियां लंच पर आ रही है,
आप चाइनीज़ बना देना। लेकिन मुझे चाइनीज़ उतना अच्छा बनाना नहीं आता है, राखी ने तुरंत कहा। इस पर विभा बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी नहीं आता है। यूट्यूब तो है, उससे देखकर बना लेना। सिर्फ 5 ही तो सहेलियां आ रही है, मैं कुछ इंडियन फूड बना दूंगा। पर विभा ने सब दरकिनार करके चाइनीज़ खाना ही बनवाया। उसकी सहेलियां खाना खाते हुए बहुत हंस रही थी। यार, इससे अच्छा तो कॉलेज के बाहर जो टपरी लगाकर बेचता है वही खा लेते। बेकार ही मुंह का स्वाद खराब हो गया। विभा फिर गुस्सा होकर बोली, क्या भाभी, आपको तो कुछ भी ढंग से नहीं आता है। अपनी सहेलियों के सामने विभा ने राखी को अपमानित कर दिया। राखी मन महसूस कर रह गई। ये क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ बनानी ही आए। बहू हूँ तो क्या हुआ, मशीन थोड़े हूँ जो कहो वह हाजिर कर दूँ। फिर अभी शादी हुई है, इतना रसोई का काम किया ही नहीं है तो एकदम से कैसे आएगा। पर किससे कहती, इसलिए चुप हो गई। राखी को काम सब आता था, लेकिन उसने पढ़ाई के कारण काम इतना किया नहीं था और आदत भी नहीं थी। अब सासू माँ को तो सालों की गृहस्थी का अनुभव था, पर उसकी शादी का तो कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो कैसे सबकी अपेक्षाओं पर खरी उतरती। चंदन तो उसके दिल का हाल जरा भी नहीं सुनता था। वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर ही आता जाता था। वो राखी की भावनाओं को जरा भी नहीं समझता था। राखी ने चंदन से कहा कि वो बुके का काम फिर से शुरू करना चाहती है। उसे फूलों और प्राकृतिक से बहुत प्यार है। फूलों की खुशबू और फूलों के रंग उसे अपनी ओर तरफ खींचते हैं। वो ज़्यादा दिनों तक अपने शौक़ से दूर नहीं रह पाएगी। उसे लोगों को बुके बना कर देना बहुत पसंद है। दिन में कुछ घंटे वो अपने लिए निकालना चाहती है, पर चंदन ने मना कर दिया। बुके बनाने के अलावा तुम्हें और भी कुछ आता है या नहीं? मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। बुके बनाने में जितना समय नष्ट करोगी उतना समय तुम घर के काम काज और खाना बनाना सीखने में लगाओगी तो बेहतर रहेगा। राखी के लिए अब सब कुछ असहनीय हो रहा था। उसे उदास देखकर उसका छोटा देवर पंकज बोलता है, भाभी, आप उदास मत हो। ओ मेरा एक काम कर दोगी? कल मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी, तो आप ये पार्सल मेरे दोस्त को देकर आ जाओगी। कल उसका बर्थडे है और मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। विवाह परीक्षाओं में व्यस्त है, भैया को कह नहीं सकता और उसका घर अलग रास्ते में पड़ता है। मैं उठता भी देरी से हूँ तो मैं जा नहीं सकता। आप ये स्कूटी की चाबी ले जाना, मैं आपको घर का पता भी दे दूँगा। ये कहकर पंकज ने गिफ्ट दे दिया। लेकिन मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है, मैंने कभी स्कूटी नहीं चलाई। ये सुनते ही पंकज भी हिलाकर बोलता है, क्या भाभी, ना आपको ढंग से खाना बनाना आता है और ना ही स्कूटी चलाना आता है। आखिर आपको आता क्या है? पंकज भैया, मैंने स्कूटी सीखने की कोशिश की थी, पर मेरे हाथों एक एक्सीडेंट हो गया था। तब से मन में डर सा बैठ गया है। मैं ऑटो से जाकर दे आऊँगी। राखी ने कहा, नहीं, आप रहने ही दो, मैं कोई दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। पंकज ये कहकर निकल गया। आज राखी को बहुत अपमान महसूस हो रहा था। जिसे देखो वो यही कह रहा था कि आपको तो कुछ भी नहीं आता है। रोज़ उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई जाती थी। खाना वो बना लेती थी, पर ज़रूरी नहीं है कि इसमें परफेक्ट हो जाए। सालों तक खाना बनाते बनाते इसमें एक्सपर्ट हुआ जा सकता है, कुछ महीनों में नहीं। राखी ये सब कुछ सहन कर रही थी क्योंकि उसके मायके में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था।
वो 4 बहनें थी और बेटी को वो लोग बोझ मानते थे। उससे छोटी 3 बहनों की अभी शादी करनी बाकी थी। वो अपना दुख अपने मायके में नहीं बता सकती थी, पर इस तरह से रोज अपमान भी तो नहीं सहा जा रहा था। सास ससुर, देवर ननद, पति सभी उसका अपमान करते रहते थे, उसे ताने देते रहते थे। उसका बुके बनाने का और पॉट में पौधे सजाने का हुनर तो कहीं जंग खा रहा था। उसने एक दिन हिम्मत जुटाई और पति से कहा कि उसे बुके का काम शुरू करना है, अपने हुनर को चमकाना है, नहीं तो गृहस्थी में कहीं खो जाएगा। उसने बहुत जिद की। ठीक है, जो भी करना घर से कर लो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ और बहन को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। रसोई तुम्हें ही बनानी होगी, चंदन ने कह दिया। राखी के तो पंख लग गए। उसने अपनी सोसाइटी के ग्रुप में अपने पिछले बनाए बुके के फ़ोटो डालने शुरू किए। उसे ऑर्डर मिलने लगे। राखी के काम की सभी तारीफ़ करने लगे और उसकी अच्छी कमाई होने लगी। ये देखकर चंदन ने भी उसे सहयोग देना शुरू किया। अब घर के बाहर वाला स्टोर रूम राखी ने काम में लाना शुरू कर दिया। शादी ब्याह हो या वैवाहिक वर्षगांठ, उसे बुके बनाने के लिए अच्छे ऑर्डर मिलने लगे। और कॉरपोरेट जगत में भी सीनियर का वेलकम हो या कोई मीटिंग, उसके बुके जाने लगे। अब वो रसोई में कम ध्यान दे पाती थी। कविता जी ने अपने बेटे से शिकायत की तो उसने अपनी माँ को कहा, मम्मी हम खाना बनाने वाली रख लेते हैं। राखी तो अब व्यस्त रहने लगी है और अच्छा भी कमाने लगी है, तो हमें भी सहयोग करना चाहिए। राखी खाना बनाएगी तो बुके के ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर कविता जी दंग रह गई। पर जब पति पत्नी की तरफ बोले तो पत्नी को ससुराल वाले एक ताना भी नहीं दे सकते हैं। पति का साथ बहुत ज़रूरी है। अब राखी का आत्मविश्वास और भी बढ़ने लगा था। घर का स्टोर रूम माल और सामान के लिए छोटा पड़ने लगा। बाहर किराए की बड़ी सी दुकान ले ली और मदद के लिए 2-3 लड़कियों को रख लिया। बुके के साथ राखी पौधे से सजाकर पॉट भी बेचने लगी। उसके सजाए पॉट भी बहुत ही सुंदर होते थे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में उसके बनाए पॉट्स गिफ्ट किए जाने लगे। इसी के साथ वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ भी लगाने लगी। शहरों में पेड़ों को लेकर जागृति फैलाने लगी। इसके कार्यों को देखकर शहर में उसका सम्मान किया गया। पत्नी की सफलता और उसकी कमाई पर चंदन अब खुश रहने लगा। जब चंदन खुश था तो राखी को सास ससुर देवर ननद भी कुछ नहीं कह पाते थे। अब राखी ने अपनी कमाई से कार खरीद ली और ड्राइविंग भी सीख ली। एक सुबह वो घर से दुकान के लिए जा रही थी तो उसने देखा उसके देवर की बाइक खराब हो गई है, तो उसने आवाज़ लगाई, पंकज भैया आपको छोड़ दूं? मुझे स्कूटी तो नहीं पर कार चलाना ज़रूर आता है। ये सुनकर पंकज शर्मिंदा हो गया और उसने राखी से माफ़ी मांग ली। राखी ने अपनी सफलता से खुश होकर अपनी ननद विभा की सहेलियों को बुलाया और शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाकर खिलाया। तुमने अपनी सहेलियों के सामने मेरा अपमान किया था, पर मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया है, कभी भी किसी को कुछ भी कहना हो तो कोई भी शिकायत या की कमी बतानी हो तो उसे अकेले में कहो। किसी के भी आत्मसम्मान को चोट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि शरीर की चोट इंसान भूल सकता है पर आत्मसम्मान पर लगी चोट कभी नहीं भूल पाता। विवाह कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, फिर बहू से ही ये उम्मीद क्यों करते हैं
कि बहू हर काम में परफेक्ट हो, उसे सब तरह के काम आने चाहिए। विभा की नज़रें शर्म से झुक गई। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये समझ में आ गया है कि हर इंसान हर काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है। आपका हुनर अलग है, आपका शौक़ अलग है। आपको मौका दिया गया तो आपने उसमें ही परचम लहरा दिया। आज आप शहर की सबसे अच्छी बुके बनाने वाली हो गई हैं। राखी की सफलता से अब सास ससुर भी खुश रहने लगे। बेटा बेटी तो नाम रोशन करते हैं, पर उनकी बहू ने तो अपने काम और हुनर से उनका ही नाम रोशन कर दिया। राखी अब खुश रहने लगी थी। एक बार चंदन ने मना कर दिया था, पर फिर उसने हिम्मत नहीं हारी। दोबारा चंदन को हाँ करना ही पड़ा। अपने काम के प्रति जुनून हो तो सब कुछ संभव है, सिर्फ करने की चाह होनी चाहिए। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। उस पर चोट लगती है तो दर्द होता है। कई घरों में रोज़ महिलाओं का आत्मसम्मान रौंदा जाता है। जो हुनर उसके अंदर होती है उसे समझने वाला कोई नहीं होता है। फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि वो आत्मनिर्भर हो, अपना कोई काम शुरू करे। उसमें सफलता मिलेगी तो पति और ससुराल वाले भी सब सहयोग करना शुरू कर देंगे। पाठकों, ऐसे ही पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी कैसी लगी, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।